तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप लोगों के लिए अपना फिर से नया एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैंने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था रोगावस्था के लिए आहार, उसी को मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। रोगावस्था के लिए आहार जो होता है, अर्थात कोई भी बीमारी है उसमें जो हम आहार देते हैं उसके बारे में बताना है। लेकिन ये तो बहुत ही साधारण सी बात हो गई, लेकिन इसको जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डाइट थेरेपी। जो डाइट थेरेपी होती है वो क्या होता है, उसको किस प्रकार से एक रोगी के सामने, रोगी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसके बारे में हम बताते हैं। पहले तो डाइट थेरेपी के पहले बताने के पहले आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि डाइट थेरेपी करता कौन है, कैसे किया जाता है। तो डाइट थेरेपी जिस सब्जेक्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं, होम साइंस, जो गृह विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में का एक ब्रांच है फूड एंड न्यूट्रिशन। उसी न्यूट्रिशन साइंस से जो सब्जेक्ट पढ़ कर के जो आगे जाते हैं और इसी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो एक डाइटिशियन के पोस्ट को लेते हैं। और जब डाइटिशियन बन जाते हैं तब वो डॉक्टर के बाद उनका एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इस किसी भी प्रकार की चिकित्सा में। तो वो डाइटिशियन ही डाइट थेरेपी को अप्लाई करते हैं। जैसे कोई भी रोगी है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके रोग के अकॉर्डिंग दवा लिखी और वो डॉक्टर उसको डाइटिशियन के पास भेज देता है। अब डाइटिशियन का ये काम होता है कि वो उस रोगी को उस रोग के हिसाब से उसका भोजन का आयोजन करना, ठीक है। तो डाइट थेरेपी का मतलब यही हुआ कि किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए उसके रोग के हिसाब से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को कम या अधिक करके जो भोजन हम उस रोगी के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे ही डाइट थेरेपी कहते हैं। अर्थात रोगावस्था के अनुसार जो आहार का आयोजन किया जाता है, जिससे वो व्यक्ति शीघ्र ही रोग से मुक्त हो, उसे हम डाइट थेरेपी कहते हैं। जो आहार का आयोजन जो हम करते हैं उस रोगावस्था के अनुसार, उसे ही हम डाइट थेरेपी कहते हैं। क्योंकि भोजन का परिवर्तन हमने बताया पहले भी कि इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पाए जाते हैं और बहुत ज़रूरी भी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट है। तो लेकिन इन सब बीमारियों में इन न्यूट्रिएंट्स की या तो कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है। जैसे मोटापा है, मोटापा में जो हमारा शरीर है उसमें वसीय तंतुओं का जो ज़्यादा संग्रह हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज़ जिसे कहते हैं, उसका संग्रह जब ज़्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति मोटा कहलाता है। और मोटापा तो खुद में एक बीमारी है। उस मोटापे की वजह से बहुत सारी और भी बीमारियां व्यक्ति को हो जाती हैं। तो अब इस मोटापे, सबसे पहला फ़र्ज है कि डाइट थेरेपी के द्वारा हम उस मोटापे को पहले दूर करें। तो उस मोटापे को दूर करने के लिए हम फैट फ्री, कैलोरी फ्री डाइट उसको देंगे। जितना कम से कम लो फैट, लो कैलोरी डाइट जो हम उस मोटे व्यक्ति के लिए बनाएंगे, जो आयोजन करेंगे, उसे ही हम डाइट थेरेपी कहते हैं। इसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति है वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो जब वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसके जो एक जनरल सी चीज़ है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्त का दबाव होता है, उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर होते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। जब डायस्टोलिक प्रेशर जो 80 mm से ऊपर चला जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उस पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट उसे कहा जाता है। अब इसमें सोडियम की अधिकता हो जाती है, यानी नमक की अधिकता जब हो जाती है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब उसके आहार में हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? नमक का सेवन कम कर देंगे। तो इसी तरह से जिस प्रकार से भोजन को हम रोग के अनुसार परिवर्तन करके बीमार के सामने रखते हैं, बीमार को खाने के लिए देते हैं, उसे ही रोगावस्था के लिए आहार कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कम या ज़्यादा करके भोजन में जो हम चीज़ें डालते हैं उसका कुछ चीज़ें कम कर देते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा कर देते हैं। जैसे मसालों व सुगंधी रहित
बहुत फीका भोजन, उच्च रेशेदार भोजन या अल्प रेशेदार भोजन, उच्च प्रोटीन या अल्प प्रोटीन का भोजन, उच्च वसा, अल्प वसा, इसी तरह से बहुत सारे परिवर्तन करके रोगी के लिए हम आहार का आयोजन करते हैं। अतः भोजन द्वारा जो उपचार के उद्देश्य हैं वो है बीमारी की स्थिति में भी उच्च पोषक स्तर बनाए रखना, बीमारी की स्थिति में भी उच्च पोषक स्तर बनाए रखना, बीमारी की अवस्था में पोषक तत्वों की जो स्वाभाविक कमी हो जाती है उसको हम भोजन के द्वारा पूर्ण कैसे करें। भोजन की मात्रा में इस प्रकार से हम सामंजस्य लाते हैं कि बीमार व्यक्ति का शरीर उस भोजन का उपयोग भी कर सके। पूरे शरीर को या किसी विशेष अंग को जो कि पीड़ित है उस बीमारी से उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना, जैसे जॉन्डिस में लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिया जाता है और उसमें वसा के अंश को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से बातों को ध्यान में रख करके हम भोजन द्वारा उपचार के उद्देश्य को फॉलो करते हैं। अब हम तुम लोगों को जो भोजन द्वारा उपचार के उद्देश्य को देने के लिए जो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि हम किसी भी रोगी को कौन सी विधि से भोजन दें, क्योंकि रोगी तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो वो उनके लिए कौन सी विधि उनके लिए प्रयुक्त हो सकती है, कौन सी विधि उनके लिए बेस्ट हो सकती है। तो जैसे है ओरल फीडिंग, इसमें भोजन देने की विधि 3 प्रकार की होती है। पहला है ओरल फीडिंग। ओरल फीडिंग जनरल सी चीज़ है, ये मुंह द्वारा भोजन ले सकते हैं। इसमें रोगी को डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उस रोग के अकॉर्डिंग उसको दवा बताई और वो आसानी से दवा अपने मुंह द्वारा ले सकता है। दूसरा है नासोगैस्ट्रिक फीडिंग। जब रोगी मुंह से भोजन नहीं ले पाता है तो उसको एक रबड़ की सॉफ्ट रबड़ होती है, उस ट्यूब की सहायता से भोजन दिया जाता है। इस ट्यूब जो ये रबड़ की ट्यूब होती है उसका डायमीटर जो होता है वो 3 to 4 mm होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना पेशेंट को दिक्कत होती है गले में अंदर डालने पर। इस ट्यूब को पहले ऑलिव ऑयल में खूब सॉफ्ट कर लिया जाता है ताकि वो जब एकदम सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो वो पेशेंट के गले में अंदर आसानी से चला जाए। जब ट्यूब को हम उसके पेशेंट के गले में डालते हैं तो जब वो 8 इंच तक अंदर चला जाता है यानी तो पेशेंट को थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, तो उस समय रोगी से ये कहा जाता है कि तो थोड़ा सा उसे ट्यूब को निगलने का प्रयास करे, क्योंकि उस समय उसको खांसी या छींक जैसा भी अनुभव आता है। तो जब रोगी उसको निगल लेता है तो वो आसानी से ट्यूब अंदर चली जाती है और उस ट्यूब के थ्रू भोजन जो है सेमी लिक्विड डाइट उस पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार की विधि में बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो भोजन होता है अगर वो पड़ा रह गया उस ट्यूब में, गंदगी हो गई तो उससे इन्फेक्शन का भी होने का डर रहता है। इसलिए ट्यूब को 15 दिनों के उपरांत बदलने का भी प्रयास किया जाता है। तीसरा है इंट्रावेनस फीडिंग। जब रोगी का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है या मुंह या गले में किसी प्रकार का घाव हो जाता है, रोगी को खाने, चबाने या निगलने में भी कोई कठिनाई होती है, तो उस समय इंजेक्शन के द्वारा उसके वेन्स में लिक्विड चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, नमक, विटामिन्स आदि होते हैं, जिनको उस बीमार व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी भोजन की आवश्यकता पूर्ण हो सके और व्यक्ति आराम से उसको ग्रहण करके जल्दी से जल्दी रोग विमुक्त हो। तो इसको आगे करने के लिए, इसको देने के लिए पेशेंट को इस विधियों को अप्लाई करने के साथ साथ 3 प्रकार के डाइट्स होते हैं, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट्स और ट्यूब फीडिंग। तो सॉफ्ट डाइट्स जो है वो मतलब नरम भोजन, जिन रोगियों के दांत नहीं होते, जिनको कुचलने में, निगलने में दिक्कत हो रही है या ऑपरेशन से पहले या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस समय सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। ये सॉफ्ट डाइट कौन कौन से होते हैं? जैसे डबल रोटी ब्रेड है या कुचली हुई सब्जी है, केला, संतरा, इन सबको काफ़ी अच्छे से मैश कर दिया जाता है। चावल है, पनीर है, आलू, दूध, इन सबको सॉफ्ट डाइट के रूप में हम रोगी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतर कोई इन्फेक्शन हुआ रहा है तो उस समय
इन प्रकार के भोजन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट डाइट जो है मिर्च मसाले रहित होता है, सुगंधि रहित होता है और सबसे ज़्यादा ये डाइजेस्टिव होता है, इसलिए सॉफ्ट डाइट का यूज़ करते हैं। दूसरा है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट दो टाइप्स के होते हैं, सेमी लिक्विड्स और लिक्विड्स, जो प्योर लिक्विड्स। तो इसमें सेमी लिक्विड्स अर्ध तरल आहार जिसे कहते हैं। जब रोगी ठोस पदार्थों का सेवन नहीं कर पाता है तो उसको सेमी लिक्विड्स डाइट दिया जाता है। जैसे ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर कहते हैं खिचड़ी देने को या कस्टर्ड देने को या पतली दलिया देने को, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसे सेमी लिक्विड डाइट कहते हैं। और लिक्विड डाइट जब रोगी को निगलने में, चबाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसे लिक्विड डाइट दिया जाता है। पूर्ण तरल आहार जैसे चाय, फलों का रस, सब्जियों का रस इत्यादि रोगी को देते हैं। तो उसके बाद ट्यूब फीडिंग के लिए हमने बताया ही था पहले कि ट्यूब फीडिंग जो एक माध्यम है, इसके द्वारा जब रोगी किसी भी प्रकार का भोजन नहीं ले पाता अपने मुंह के द्वारा, तब उसको ट्यूब की सहायता से उसकी सारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्यूब द्वारा फीडिंग उसको कराया जाता है। तो बच्चों, जो भी हमने पढ़ाया, आप लोगों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और जहाँ तक हमें पता है कि ये जो फर्स्ट पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर भी होता है, तो इस पेपर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया हुआ है। उसको मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में डालिए या कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगी। और आगे आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो को आप लोग देख सकें और इसी चीज़ को आगे बढ़ सकें। थैंक यू।